समरूपता के लिए कुछ चीजें बता रखी हैं पहले ही। समरूपता सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट के लिए कुछ चीजें हम लोगों ने बता रखी है, सर्वांग समता के लिए, कुछ समरूपता के लिए। दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे और ये दोनों ट्राइंगल्स के जो शेप हैं वो थोड़े से अलग हैं, लेकिन जो भुजाओं में अनुपात है, ये वाला अगर ट्राइंगल है ABC और ये वाला ट्राइंगल है PQR, तो ये जो B वाला एंगल है ये Q वाले एंगल के बराबर है, A वाला एंगल P वाले एंगल के बराबर है और जो C वाला एंगल है ये R वाले एंगल के बराबर है। एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है Q के और एंगल C बराबर है एंगल R के। ठीक, तो जब भी हमें कभी भी किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल एक इक्वल मिल जाए तो क्या ये समरूप होता है? होता है क्या समरूप? समरूप होता है क्या? अगर हम लोगों को किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल, इसका एंगल ए पी बी एंड सी, ये सारे के सारे अगर इक्वल मिल जाए तो क्या ये समरूप कहलाएगा क्या? तो और क्या कंडीशन होनी चाहिए इसको समरूप होने के लिए? एंगल्स के साथ साथ और क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए एंगल्स के अलावा? आकार समान होना चाहिए, वो तो सर्वांग सम के लिए है, कॉन्ग्रुएंट के लिए है। अगर ये सिमिलर है तो एंगल्स के साथ साथ इनके क्या इक्वल होना चाहिए? जस्ट अभी कुछ पढ़ के आए हो इसके पहले? इसके पहले अभी समलंब चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज, सिर्फ चतुर्भुज के बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा था। तो वहां जब हम दो ट्राइंगल्स में दो लाइन को जब समांतर देखते थे तो उसमें हम लोग क्या लेते थे? साइड्स का या भुजाओं का रेशो लेते थे। तो कभी भी दो ट्राइंगल कब सिमिलर या समरूप होंगे? जब उनके एंगल्स तो इक्वल हों, साथ के साथ उनकी भुजाओं का अनुपात, AB का अनुपात किसके साथ? इस वाली भुजा के PQ के साथ। फिर AC का अनुपात, AC वाली जो भुजा है वो PR के साथ अनुपात रखेगी और BC वाली जो भुजा है ये अपनी QR वाली भुजा के साथ क्या रखेगी? अनुपात रखेगी। ठीक है, जब रेशो हम लोगों को इक्वल मिलता है, एक्चुअल में ये ट्राइंगल इसके अंदर से ही निकला हुआ है, ऐसा मान सकते हो कि ये जो PQR ट्राइंगल है इसमें अगर एंगल P इसके इक्वल है, अगर एंगल P और एंगल A इक्वल है, एंगल Q और एंगल R दोनों भी इक्वल है, इट मीन्स कि ये एंगल जो Q और R है तुम इसको यहाँ बना सकते हो, क्योंकि B Q के इक्वल है और C R के इक्वल है और A दोनों में कॉमन हो गया, A मतलब A बराबर P, है ना। तो फिर उस समय पे क्या होगा कि Q का, अब देखो रेशो जो मैंने लिखा है, A से Q का रेशो लिखा है ना, और A से Q का रेशो लिखा है, उसके अलावा A से B का रेशो लिखने की बजाय हमने P से क्या लिख दिया? Q का। तो P एक्चुअल में किसके इक्वल है? A के ही तो इक्वल है ना। तो देखो अनुपात। फिर यहाँ पे A से C लिया है, A से लेकर कहाँ तक? C तक लिया है, तो यहाँ पे P से लेकर कहाँ तक ले लिया? R तक ले लिया। ठीक है, उसके बाद B से लेकर C लिया है तो इसका Q से लेके, हर एक भुजा का अनुपात उसके समानांतर जो दूसरी भुजा है उसी से ले रखा है, समानांतर या उसके साथ में जो चल रही है उससे। तो हमें जब भी किसी ट्राइंगल में हमें एंगल्स समान मिल जाए, एंगल्स कैसे मिल जाए? सेम मिल जाए, और उसके अलावा हमें उनकी साइड्स का रेशो मिल जाए, तो फिर वो ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर या समरूप हो जाते हैं। अगर कोई दो त्रिभुज ABC अगर समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के, तब तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है आपस में तो हम सिंबल जो यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे। ठीक, और इनकेस अगर कोई दो त्रिभुज कैसे हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे समरूप, और अगर दो ट्राइंगल समरूप के साथ साथ सर्वांग सम भी हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो ट्राइंगल ABC इक्वल का मार्क भी लगाएंगे साथ के साथ, क्योंकि सारे के सारे सर्वांग सम जो त्रिभुज होंगे वो सिमिलर भी होंगे, है ना, समरूप भी होंगे, लेकिन सारे समरूप सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। तो ABC अगर बराबर हैं किसके? PQR के। अगर ये दोनों बराबर हैं
तो फिर वो समरूप भी होंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो सर्वांग सम का जो मार्क होता है वो देख लेना ये वाला होता है, समरूप का जो मार्क होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। और तू भी लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो आगे के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप पे मिलने वाले हैं कि या तो त्रिभुजों में कोई भी दो एंगल्स को समान दिया जाएगा और उसके साथ किसी एक साइड का रेशो दिया जाएगा, किसी एक भुजा का अनुपात दिया जाएगा, या दो एंगल्स का वैल्यू दे दिया जाएगा, या हो सकता है किन्हीं दो भुजाओं का, किन्हीं दो साइड्स का रेशो दे दें, तीसरी साइड का रेशो हमें निकालना पड़ेगा, और उसके अलावा हमको कोई एक एंगल इक्वल दे दें। तो जो दो साइड्स हमें इक्वल रेशो में दी जाएगी उनके एंगल्स भी हम लोग इक्वल मान लेंगे और तीसरे वाले एंगल्स को बराबर करके तीसरी वाली साइड का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको लिख लो, समरूप के या सिमिलर के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे। अगर एंगल्स इनके इक्वल हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी, इनकी जो भुजाएं होंगी वो एक अनुपात में होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्रियाकलाप जो दे रखा है एक्सपेरिमेंट 4। जो 4 है क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में एक त्रिभुज बनाया हुआ है और उसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है कि 3 और 5 जो है वो उनकी भुजाओं के अनुपात हैं। बी सी और ई एफ लिख के भी दे दिया है ना, बी सी और ई एफ क्रमशः उनकी जो वैल्यूज हैं वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि जो एंगल्स हम बना रहे हैं 40 डिग्री 60 डिग्री के, वो एंगल्स कहाँ कहाँ पे बना रहे हैं और वो किस किस के इक्वल होंगे, सारी चीज़ें दिखा रखी है। और नीचे की तरफ उसमें ये चित्र बनने के बाद जो नीचे लिखा हुआ है कि एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल सी बराबर है एफ के, तो ऑटोमेटिक एंगल ए जो होगा वो डी के इक्वल हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी हुआ क्या है कि दो एंगल आपस में बराबर हो गए हैं और तीसरी वाली जो भुजा है ना उसमें एक अनुपात आ गया है, तो चौथा वाला जो तीसरा वाला एंगल होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर आ रहा है किसके, एंगल डी के। अब आप अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स को बनाते समय अगर आप प्रकार को जस्ट 60 डिग्री और 40 डिग्री से क्रॉस करवाओगे, है ना, यहाँ पे 60 डिग्री से और यहाँ पे 40 डिग्री से, तो कंफर्म है ये जहाँ पे जाके मिलेंगे वहाँ जो एंगल बनेगा, अगर कोई दूसरा चित्र भी ऐसे ही बना रहे हो जिसमें 40 और 60 ही रख रहे हो वैल्यू, तो कंफर्म है वो दोनों एक जगह पर ही मिलेंगे। मींस उनके बीच जो एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिक कैसा बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने 60 एंड 40 रखा है तो यहाँ भी 60 40 रखा है। ये कर सकते हो कि यहाँ पे 60 है यहाँ पे 40 है, तो इस वाले ट्राइंगल में यहाँ 40 और यहाँ 60 रख लो, तब भी वो आपस में जहाँ मिलेंगे ना जो एंगल बनेगा वो एंगल दोनों का कैसा आएगा, बराबर ही आएगा, ठीक है। और अगर बराबर आएगा ना तो उसके आगे देखो लिखा हुआ है जो BC का EF से रेशो होगा वो 3/5 होगा जो कि 0.6 है। यही अनुपात AB और DE में भी होगा, CA एंड FD में भी होगा, ठीक है। यही रेशो जो है ये सब इन साइड्स के बीच में भी होगा जो कि कितने के इक्वल होगा, 0.6 के इक्वल होगा। और चूंकि जो साइड्स के रेशो हैं, साइड्स के अनुपात हैं, वो 3 और 5 अलग अलग वैल्यूज हैं, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल कैसे रहेंगे हमेशा, दोनों ट्राइंगल कैसे रहेंगे हमेशा, सिमिलर रहेंगे, है ना। ये सर्वांग सम नहीं हो सकते क्योंकि उनकी साइड्स के बीच जो रेशो है वो है तो 0.6 ही, लेकिन 3 और 5 दो अलग अलग मान है ना। अगर ये 3 है तो वो वाला कितना है, 5 है। तो उस कंडीशन पे दोनों सर्वांग सम नहीं हो सकते, सिर्फ कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों सिमिलर समरूप रहेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रमेय 6.3 से। ये जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई है, सभी लोग इनके सारे क्वेश्चन जहाँ तक अभी तक करा दिए हैं सभी को फिर से एक बार रिवीजन करना, क्योंकि मैं टेस्ट कभी भी लूँगा ना तो सारे क्वेश्चन तुम लोगों को बनने चाहिए, सभी को बनने चाहिए, ठीक। और तुमको कुछ भी पूछना है उस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो पूछ लेना, उससे रिलेटेड पूछना है। तुम में से कोई ज़्यादा एडवांस है जो मतलब पीछे के चैप्टर भी पढ़ रहा है, तो चलो एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप 4 तक सभी लोगों ने कल देख लिया था ना। 60 डिग्री और 40 डिग्री के दो एंगल्स बन रहे थे, तो उनका जो ऊपर वाला एंगल है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। और भुजाओं के बीच जो अनुपात दिया हुआ था 3 और 5, ये भी सभी के बीच में समान था। प्रमेय 6.3,
प्रमेय 6.3 में एक चित्र बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, और एक और ट्रायंगल इधर पे बना हुआ है DEF। ये वाला जो ट्रायंगल है ये थोड़ा सा इस वाले ट्रायंगल से बड़ा है, और इस वाले ट्रायंगल के अंदर, DEF वाले ट्रायंगल के अंदर, ABC वाले ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल, प्रमेय में देखो क्या लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखा हुआ होगा ट्रायंगल्स के जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना, और उसके अलावा जो साइड्स होंगी वो एक रेशो में होंगी, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इन दोनों ही फिगर में जब हम लोगों को एंगल B एंगल E के इक्वल मिल जाए, एंगल A एंगल D के इक्वल मिल जाए और एंगल C एंगल F के इक्वल मिल जाए, एंगल A इक्वल है किसके, D के, एंगल B इक्वल है किसके, E के, और एंगल C जो है वो इक्वल है किसके, एंगल F के। ठीक है, अगर ये सारी चीजें मिलती है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो साइड का अनुपात है A से लेकर किसका, B का, उधर वाले ट्रायंगल की D से लेकर किसका, E, बराबर होगा A से लेकर C और उस तरफ D से लेकर F, इधर पे B से लेकर C और उधर पे E से लेकर F। अगर मैं क्या करूं, इस ये जो ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है इस ट्रायंगल को मैं जस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, क्योंकि इसका एंगल A एंगल D के इक्वल है, तो एंगल A अगर एंगल D के इक्वल है तो हम इसको नाप लेते हैं, A से B को नाप लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर है, और उस A से B को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल अगर उससे बड़ा है तो कंफर्म है कि ये वाला ट्रायंगल इसके थोड़े से पार्ट में आ जाएगा, है ना। इसको अगर हम नाम दे देते हैं PQ, तो क्या D से लेकर जो P का डिस्टेंस होगा वो AB के इक्वल होगा। यही वाला ट्रायंगल उठा के हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, बस क्या किया है कि उसको नाम बस BC ना देने की वजह हमने क्या दे दिया है, PQ नाम दे दिया है। बाकी एंगल D इसके इक्वल है, P जो है वो B के इक्वल है और Q जो है वो C के इक्वल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि D से लेकर जो P का दूरी होगा वो AB के इक्वल होगा। उसके अलावा D से लेकर Q का जो दूरी होगा वो किसके इक्वल होगा, D से लेकर Q का जो दूरी होगा वो किसके इक्वल होगा, A से C के इक्वल होगा, है ना। तो इस ट्रायंगल के लिए हम क्या, ये इस पूरे ट्रायंगल के लिए हम ये लिख सकते हैं D से लेकर P जो होगा अपॉन में D से लेकर E होगा इक्वल D से लेकर Q और D से लेकर F। नॉर्मली तो जब हमें दो समानांतर लाइन मिलती है, क्योंकि PQ जो लाइन है ये समानांतर है किसके, EF के, और जब समानांतर दो लाइन हमें किसी ट्रायंगल में मिलती है तो हम उसके लिए लिख सकते हैं D से लेकर P चले जाओ और P से लेकर E चले जाओ, बराबर कर सकते हैं D से Q और Q से F। इसी को हमने प्रूफ किया था 1 प्लस करके, दोनों तरफ अगर +1 कर दें तो हमने कुछ इस तरीके से इसको प्रूफ भी किया था कि D से लेकर आप P चले जाओ या D से लेकर फिर E, फिर D से Q तो इधर से D से F। तो इस पूरे के पूरे फिगर में हमें यही चीज तो दिख रही है कि यहाँ पे AB से हम जा रहे हैं, AB का अनुपात हमने किससे लिया था, D और E से, और AB को ही हमने शिफ्ट कर दिया है इसके अंदर में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ जो DP है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, AB के ही तो इक्वल है, और अपॉन में कौन है उसके, आया। फिर जो AC है, AC जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, DQ के ना। तो AC जो है वो किसके इक्वल है, या DQ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC, और नीचे क्या लिखा हुआ है, आ गई ये दोनों चीजें वापस से। तो इसमें हमने कुछ नया नहीं लिखा है, पिछले जितनी भी एक्सरसाइज में हमने जो भी चीजें पढ़ी हुई है कि जब हमें एंगल्स इक्वल मिलते हैं किसी भी ट्रायंगल में तो उसके जो भुजाएं होती है वो एक अनुपात में होती है, ठीक है। और जब अनुपात में होती है तो इसको हम लोग नाम देते हैं AAA, एंगल 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। AAA का मतलब है
एंगल 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 मीन्स एक ट्राइंगल में तीनों एंगल कैसे हैं, समान है, और तीनों एंगल समान है तो ऑटोमेटिक उनकी जो भुजाएं हैं उनमें क्या हो जाएगा, एक अनुपात आ जाएगा। ठीक, ये कभी ए करके आ सकता है, इसको एस 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 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं कि अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल समान है तो भुजाओं में एक अनुपात आ जाता है, और इनकेस अगर भुजाओं में अनुपात है तो उनके एंगल समान आ जाते हैं। तो उस कंडीशन पर क्या होगा, या तो तीनों एंगल समान होंगे या तीनों साइड्स समान होंगी। समान का मतलब उनमें एक अनुपात होगा, या हो सकता है एक साइड हो, एक एंगल हो और एक साइड हो, या उसके अलावा दो एंगल हो और एक साइड हो। तो इनमें से हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे जो भी हमें उन दो ट्राइंगल्स में मिलेगी। ठीक, उसके अलावा समरूप और सर्वांग सम, इनके मार्क मैंने बता रखे हैं तुम लोगों को। तो प्रमेय नंबर 6.3 सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको लिख लेना जो भी उसमें लिखा हुआ है। उसके नीचे देखो ए लिखा हुआ है। थ्योरम 6.3 नोट डाउन करना है, उसमें लिखा होगा एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, और ए प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना। उसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे देखो ABC जो ट्राइंगल है वो लगभग सिमिलर है एंड इक्वल है DPQ के। दिख गया, DPQ जो हमने बनाया है, ये DPQ दिख रहा है, ये हमने अलग से बनाया है DPQ को। एक्चुअल में DPQ है ही नहीं, DEF है, बट ये जो PQ हमने बनाया है ये ABC को इसके अंदर रख दिया उठा के। तो P इक्वल है B के और Q इक्वल है C के, तो D से P का जो दूरी होगा वो A से B के बराबर होगा, और D से Q का जो दूरी होगा वो A से C के बीच का दूरी होगा। तो वहां पे देखो यही सारी चीजें लिखी हुई है, D से P का अनुपात ले रखा है और P से E का अनुपात ले रखा है। तो मैंने क्या बताया कि जब हमें दो लाइन हमें समानांतर मिलती है, और जब दो लाइन हमें किसी एक ट्राइंगल में समानांतर मिलती है तो हम उसके लिए ये लिख सकते हैं DP का अनुपात PE से और DQ का अनुपात QF से। लिखा हुआ है वहां पे, दिख रहा है सभी को। उसके अलावा हम लोग AB के बटे में लिख रहे हैं किसको, DE को। जब वापस से वही बात की, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमने नहीं लिखा, तो वापस से मैंने ये दिखाया ना, ये लिखा हुआ है। तुमने सबसे पहले देखो DP लिखा है, उसके बाद उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, PE। ये DP लिखा हुआ है, ये PE लिखा हुआ है, उसके बाद DQ लिखा हुआ है और QF लिखा हुआ है। तो D से P को तो एज इट इज रहने दो, P से E को चेंज, किसी एक को चेंज कर दो, DP और DE छोड़ो, चेंज तो नहीं कर सकते। यहाँ पे ये लिख लेना कि यहाँ पे जो D से लेकर P का जो दूरी है वो बराबर होगा A से लेकर B, और D से लेकर Q का जो दूरी है वो बराबर होगा किसके, A से लेकर C। तो जहां जहां हम DP लिख रहे हैं और जहां जहां हम DQ लिख रहे हैं वहां पे हम AB और AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे जो क्यों लिखे हुए हैं वो क्यों तुम मत लिखना, क्योंकि हम ये जितनी भी चीजें लिख रहे हैं ये पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी हुई चीजें लिख रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं पर भी क्यों मत लिखना, क्योंकि क्यों के जवाब में सारे ये देखते जा रहा हूँ कि ये अनुपात होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूं, ये DP लिखा हुआ है, ये PE लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूं और DQ और QF अगर मैं इसमें +1 कर दूं, तो दोनों तरफ तुम्हें क्या मिलेगा, DP + PE और बटे में PE बराबर DQ + QF अपॉन में QF। अब देखो D से लेकर P जा रहे हो और P से लेकर E जा रहे हो, D से लेकर P जा रहे हो, P से लेकर E जा रहे हो, तो फाइनली D से कहाँ पे पहुंच रहे हो, E पे। तो इसको DE लिख सकते हो, और DE के बटे में क्या आ जाएगा, PE आ जाएगा। और यहाँ पे D से लेकर Q जा रहे हो, Q से लेकर F जा रहे हो, तो फाइनली D से कहाँ पहुंच रहे हो, F पे, और बटे में क्या आ जाएगा, QF। तो देखो इसमें भी इसी टाइप के अनुपात आ गए कि E से P जा रहे हैं और E से D जा रहे हैं। देखो E से P जा रहे हैं, E से D जा रहे हैं, और F से Q जा रहे हैं, F से Q जा रहे हैं, और F से कहाँ जा रहे हैं, D पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही सिमिलर क्या लिख सकते हो, D से P पे आ सकते हो और D से डायरेक्ट E पे जा सकते हो। तो उस तरफ D से Q जाओगे और D से डायरेक्ट F पे जाओगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो ठीक है। बस ये जो मैंने +1 किया है इसको अगर पलटा के +1 करते तो सेम यही चीज आ जाती। तो ये चीज हमने कहां से लिखी, जब किसी त्रिभुज में दो लाइन हमें समानांतर मिलती है तो ये चीज होती है बाया बीपीटी थ्योरम। इसी को +1 करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगी, और इसमें पूरा का पूरा डीपी को अगर हम AB से रिप्लेस कर देंगे तो हमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, और इन्हीं के पीछे उन लोगों ने क्यों क्यों लिख के रखा हुआ है। तो क्यों तुम्हें नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, समझ में आया।
क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से ही रिलेट करती हैं। यहाँ क्यों का सारा आंसर लिखा हुआ है। तो थ्योरम लिखो और थ्योरम के बाद सबसे पहले इसको लिखना, ठीक, फिर इसको पलटा के, इसको एक काम करना, इसको पलटा के +1 कर लेना दोनों तरफ। चलो यहीं पे कर लेना, ठीक है। ये डीपी जो वाला है ना, इस वाले को, ये फर्स्ट नंबर पे इसको लिखना, फिर उसके बाद इसको पलटा लेना, पी को नीचे ऊपर कर लेना, डीपी को नीचे लिख लेना, और डी क्यू को क्यू एफ को ऊपर लिखना और डी क्यू को नीचे लिखना। तो इनमें जब +1 करोगे, पी ई बटा डी पी +1 इज इक्वल टू क्यू एफ बटा डी क्यू +1। तो पी ई प्लस डी पी बटा डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू बटा डी क्यू। इसकी जगह पे लिख सकते हो क्या, इसकी जगह पे पी से ई जा रहे हो, पी से ई जा रहे हो और डी से पी पे जा रहे हो, फाइनली डी से कहाँ पहुँच रहे हो, ई पे, और बटे में आ जाएगा डी से पी, और यहाँ पे क्यू से एफ जाओगे और डी से क्यू पे आओगे तो कहाँ पे पहुँच जाओगे, डी से एफ पहुँचोगे, और बटे में क्या आएगा, डी से लेकर क्यू। तो ये वाला जो अनुपात है ये पहले नंबर पे लिखोगे, पहले नंबर के बाद फिर ये सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ये आ गया है जो हमारे पास दोनों इक्वल में, वो ये लिखा हुआ है। तो सेकंड नंबर पे यहाँ तक आओगे, सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर ये लिखोगे, ठीक है। बाकी की पहले सबसे पहले थ्योरम की जो थ्योरी लिखी हुई है उसको लिखना, मतलब थ्योरम में जो भी चीज़ें लिखी हुई है पहले उसको लिखना, उसके बाद ये एंगल्स को इक्वल करना, पहला नंबर, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर। करो जल्दी से। सेम रहेगा। इसके पहले वाले में हमने जो शुरुआत करी थी थ्योरम 6.4 या 3, अभी इससे पहले कौन सी करी है, थ्योरम 6.3 करी है। 6.3 में देखो शुरुआत कहाँ से करी, एंगल ए को एंगल डी के इक्वल बताया, फिर बी को ई के, सी को एफ के, और उसके थ्रू हमने प्रूफ किया ये, ठीक है। अभी इस वाले थ्योरम में हमें क्या करना है, सारी जो साइड्स हैं उनका अनुपात हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एंगल्स को इक्वल बताना है, ठीक है। तो जो साइड ए बी है इसका अनुपात उस तरफ वाले त्रिभुज से कहां से कहां तक, डी से लेकर ई तक, फिर ए से लेकर जो सी है उसका अनुपात उधर वाले डी से लेकर एफ तक, और बी से लेकर सी का अनुपात किससे, सी से लेकर ई से लेकर एफ, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। किन्हीं भी दो त्रिभुज में अगर हमें उनकी साइड्स का रेशो, भुजाओं का अनुपात जो है वो समान मिल जाए तो उस कंडीशन पर हम ये मानते हैं कि इनके एंगल्स भी जो होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और एंगल जो डी ई एफ है, त्रिभुज डी ई एफ जो है, इस डी ई एफ में जो डी पी है वो एक्चुअल में बराबर है ए बी के, और जो डी क्यू है वो बराबर है किसके, ए सी के। क्योंकि यही वाले ट्राइंगल को उठा के हमने इसके अंदर शिफ्ट किया है, तो जब भी समानांतर लाइंस के बीच में एक लाइन क्रॉस करती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसीलिए इस वाले ट्राइंगल को हम इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल इस ई के इक्वल है, अभी नहीं है लेकिन हम बता सकते हैं इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ जो भुजाओं का अनुपात है ना वो समान है, और भुजाओं का अनुपात समान है तो ये चीज़ हम कब लिख पाते हैं, जब ये ट्राइंगल की ये वाली जो लाइन है, ये जो हमने बनाई है, ये इसके समानांतर हो, तभी हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, है ना। उसी केस में इस वाले त्रिभुज को हमने अगर इसके अंदर शिफ्ट किया तो कन्फर्म है ये ए बी इस डी पी के बराबर है और ये ए सी जो है ये डी क्यू के बराबर है। तो फिर ये दोनों लाइन आपस में समानांतर हो जाएंगी, और इन दोनों लाइन को जब ये एक लाइन क्रॉस करेगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए ये समांतर, ये देखो ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये पी बराबर है बी के और पी का एंगल जो है वही ई का है। यहाँ क्यू बराबर है सी के, तो जो एफ का एंगल है वही क्यू का है, तो वही किसका हो जाएगा, सी का। और ए दोनों में क्या है, कॉमन है। आ गया समझ में इतना। तो डी से लेकर पी का अनुपात
और P से लेकर E का अनुपात, ये बराबर होगा D से लेकर Q का अनुपात और Q से लेकर C का अनुपात। क्यों ये बराबर होंगे? क्योंकि B से लेकर जो P वाली लाइन है, P से लेकर Q वाली जो लाइन है, ये समानांतर है किसके? CF के। और अगर ये समानांतर है CF के तो एंगल P जो है वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा एंगल E के, और जो एंगल F है वो इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। और एंगल P कोई दूसरा एंगल नहीं है, एंगल P जो है वो एक्चुअल में एंगल A ही है, एंगल A जो है वो एक्चुअल में कौन है? एंगल B ही है। तो ये वाला अनुपात पहले ही लिखवा चुका हूँ, D से P और D से E, D से P और D से E, D से Q और D से F, B से C या P से Q बोल सकते हो, बटे में आ जाएगा E से F। ठीक, तो नीचे जाके बस ये लिख देना, चूंकि एंगल A इक्वल है एंगल P के, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल E के। ठीक, उसी प्रकार जो एंगल B है, एंगल जो C है वो बराबर है एंगल Q के, और ऐसे ही एंगल C जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल F के। A तो दोनों में कॉमन, A को मैंने क्यों लिया है, यहाँ पे मुझे B को लेना चाहिए। B एंगल जो है वो बराबर है P के, तो B एंगल, P को E के बराबर बताया, P को B के इक्वल बता देंगे, और लास्ट में B को बता देंगे E के बराबर। ठीक है, अभी ठीक है। C को Q के इक्वल बताएंगे, F Q के इक्वल है तो C F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, F, क्योंकि F जो है वो Q के बराबर है, Q एक्चुअल में कोई और नहीं है, कौन है? C ही है, तो Q भी C के बराबर है। जब Q C के बराबर है, Q F के बराबर है, तो C और F भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और P E के बराबर है और E एक्चुअल में B के बराबर है। E क्यों है? ठीक है, B जो है वो P के बराबर है और P ही E के बराबर है, तो E और B ये भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो, बस इतना लिख लो, क्योंकि इस वाले में हम लोगों को जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखा करेंगे जब भी हमें मिलेगा, तो यहाँ पे सारा का सारा जो प्रूफ है ये साइड 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 इससे किया है। ठीक है, तो ये वाला थ्योरम हम लिखा करेंगे, साइड साइड साइड। एक्सपेरिमेंट नंबर 6, इसमें दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं और दोनों ही ट्रायंगल्स के बीच में हमें अनुपात, दो साइड्स का अनुपात दिया हुआ है। मिटा दो इसको, दो साइड्स का अनुपात दिया हुआ है जो कि बराबर है, और कोई एक एंगल दिया हुआ है जो बराबर है। ठीक है, एंगल A यहाँ पे है, एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, और ये वाला 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, B एंड C। उसके अलावा ये वाला त्रिभुज भी सेम है, बस यहाँ नीचे की तरफ बना दे रहा हूँ इस वाले को। ठीक, इसमें यहाँ पे ये 6 है, ये 3 है, एंगल A, एंगल यहाँ पे D बोल दो, DEF। तो इस वाले में भी ये वाला जो एंगल है ये 50 डिग्री है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें A से B का जो अनुपात है वो 2 है, और D से E का अनुपात जो है वो 3 है, बराबर A से C का अनुपात बटे में D से F का अनुपात, वो है 4/6। तो उसको काटेंगे तो वो आ जाएगा 2/3, और ये तो पहले से ही कितना है? 2/3। और अभी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर दो अनुपात में है तो तीसरी भुजा भी ऑटोमेटिक अनुपात में आ जाएगी। इट मीन्स कि जो BC होगा उसका अनुपात आ जाएगा किससे? EF से। तो BC का EF से अनुपात कितना आ जाएगा? 2/3। BC का CF से अनुपात कितना आ जाएगा? 2/3। उसके अलावा एंगल A जो है वो बराबर है किसके? एंगल D के, जो कि बराबर है कितना? 50 डिग्री। तो ऑटोमेटिक एंगल E जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल B के, और एंगल C जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल
एफ के। चूंकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 साइड्स दी हुई थी और एक एंगल दिया हुआ था, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, जब भी किसी ट्राइंगल में हमें ऐसे करके जो जो चीजें दी हुई होगी और हम उसको जब प्रूफ करेंगे या उससे किसी का भी वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज जरूर शो करेंगे कि वहां पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। साइड एंगल साइड हो रही है, एंगल 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 हो रही है, या साइड 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 हो रही है। ठीक, इन तीनों में से जो प्रॉपर्टी यूज होगी उसको हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल क्रियाकलाप 6 लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, सीधे थ्योरम आ जाओ 6.5, प्रमेय 6.5 पे। प्रमेय 6.5 में 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं वापस से। PQ जो है, PQ DPQ जो है ये जस्ट ABC के सिमिलर बोल सकते हो या इक्वल बोल सकते हो, क्योंकि हमेशा तुम देखना ABC को है ना, जब भी वो जो DPQ बनाया है उसको लिखते समय ये वाला मार्क यूज करेंगे। तो इस मार्क का मतलब क्या होता है? इस मार्क का मतलब होता है कि ABC बराबर और समरूप है किसके? DPQ के। और बराबर समरूप का मतलब होता है कि AB का मान DP के बराबर होगा, AC का मान DQ के बराबर होगा और BC का मान PQ के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ही ये होता है। और इनकेस अगर सिर्फ ये लिखा होता ABC सिमिलर है तो फिर यहाँ पे DPQ नहीं लिखेंगे, फिर DEF लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो DPQ हम बना रहे हैं ये DPQ एक्चुअल में ABC ही बनाते हैं हम लोग, क्योंकि उनका जो ABC का जो भुजाओं का अनुपात है वही का वही हम DPQ में रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनकी भुजाओं में एक अनुपात है समान वाला, दोनों की भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, तो जो 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है ABC और एक बना हुआ है DEF, उसमें जो PQ बनाया है वो हमारा ABC ही है। तो सारी चीज़ें लिखी हुई है उसमें। AB का अनुपात अगर हम DE से देखेंगे तो AC का अनुपात ऑटोमेटिक किससे हो जाएगा? DF से हो जाएगा। एंगल A बराबर होगा एंगल D के। उसके अलावा PQ जो है वो EF के समानांतर है, तो ABC जो है वो सिमिलर एंड इक्वल हो जाएगा किसके? DPQ के। और जो एंगल है वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे और ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके? DEF के। यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। बस ये ऊपर वाला ये एंगल मत लिखना, अनुपात मत लिखना, बाकी ये एंगल दोनों मत लिखना। ABC इसके समरूप और सर्वांग सम है और इसके सिर्फ समरूप है। ठीक है, तो थ्योरम लिखो सबसे पहले। तो थ्योरम के बाद दोनों चित्र बनाओ और चित्र के बाद जो DEF लिखा हुआ है या जहाँ पे अनुपात लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करना। थ्योरम को कहाँ तक लिखोगे? जहाँ तक उसमें SAS लिखा हुआ है, SAS कसौटी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ तक लिखोगे थ्योरम को। उसके बाद स्टार्ट कर दोगे AB बटा DE से। AB बटा DE जो लिखा हुआ है ना वहाँ से स्टार्ट करोगे और वहाँ से स्टार्ट करने के बाद सिर्फ क्या लिखोगे? अनुपात लिखोगे, उसके अलावा कुछ नहीं। AD बटा DE लिखोगे बराबर AC बटा DF लिखोगे। उसके नीचे फिर लिख दोगे एंगल A बराबर है एंगल D जो लिखा हुआ है, कोण A बराबर कोण D। हिंदी का कुछ नहीं लिखना, ना ही इंग्लिश का लिखना है, समझ गया ना? सिर्फ जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, अनुपात लिखना है, एंगल लिखना है। फिर नीचे लिखा हुआ है DEF, त्रिभुज DEF में DP बराबर है AB के और DQ बराबर है AC के, सिर्फ ये लिखोगे। देन उसके बाद PQ समानांतर या पैरेलल है EF और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है DPQ के। कैसे नहीं लिखना है? एंगल A बराबर होगा D के, B बराबर होगा P के, C बराबर होगा Q के, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा DEF के। इतना लिखना है, जल्दी से लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक चित्र बना हुआ है जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और आपस में ये यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस करके रखेंगे। P Q O R और S। इस क्वेश्चन के लिए हमें ये बोला गया है कि जो PQ वाली लाइन है ये समानांतर है या पैरेलल है किसके? RS के। तो अगर ये समानांतर है PQ और RS, ये दोनों अगर समानांतर हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी 2 लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है
तो क्रॉस करने के बाद जो यहाँ पे एंगल बनता है वो वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक। और ये जो ऊपर वाला एंगल है ये नीचे वाले इस एंगल के बराबर होता है, ठीक। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में क्या लिखा होगा? वर्टिकल, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट, जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल्स होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अगर दो लाइन समानांतर है, कौन सी वाली? PQ और RS वाली, तो हम एक बार उन दोनों लाइंस को बना लेते हैं। ये हमने एक लाइन बनाई PQ वाली और ये हमने एक लाइन बनाई RS वाली, ठीक है। ये लाइन है PQ और ये लाइन है RS, और दोनों लाइन समानांतर है तो उनको कितना भी लंबा बना सकते हो, लेकिन दोनों आपस में काटेगी नहीं, ठीक। अगर मैं यहाँ से ये वाला लाइन खींचना स्टार्ट करूं, यहाँ से सीधा ऐसा करके खींच दिया। अभी हमने क्या बोला कि दो एंगल एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होते हैं, कब? जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर दें, ठीक। इट मींस कि ये वाला जो एंगल होगा वही एंगल ये वाला होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होने वाला है कि ये वाला जो है ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये जो बाहर की तरफ ये एंगल होगा वो इस अंदर वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाली लाइन यहाँ पे सीधी है, ये वाली लाइन भी यहाँ पे सीधी है, तो जितने डिग्री पे ये वाली लाइन इसको यहाँ पे कट करेगी, जितने डिग्री पे ये वाली लाइन इस लाइन को कट करेगी, या तो यहाँ से कट करवा लो या यहाँ से कट करवा लो, जितने डिग्री पे ये इसको क्रॉस करेगी उतने ही डिग्री पे क्या ये इसको नहीं करेगी, तो ये वाला एंगल डायरेक्टली इस बाहर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, होगा। ये वाला अंदर वाला एंगल इस बाहर वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये बाहर वाला एंगल पहले ही किसके इक्वल है? अंदर वाले के। और ये वाला बाहर, ये वाला अंदर वाला किसके इक्वल है? तो आपस में ये एंगल्स, ये वाला और ये वाला, दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, है ना। या हम लोग एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर भी तुम्हें Z की और N बनता हुआ दिखे, ऐसे करके कहीं Z बनता दिखे या ऐसे करके कहीं पे N बनता हुआ दिखे, तो इसका ये वाले एंगल दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है, और ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल, समझ गए? यहाँ पे देखो, ये गया, ये गया, देखिए यहाँ पे ये गए, ये गए और ये गए, देखिए। अभी दोनों में यहाँ n बनता हुआ दिख रहा है, तो ये वाले एंगल्स कैसे हो जाएंगे? क्यों बराबर होंगे? एकांतर, ठीक। तो अगर PQ समानांतर है RS के, तो एंगल P बराबर होगा किसके? एंगल S के। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण। समझ में आ गया सभी को? और एंगल जो Q होगा वो एंगल R के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? एकांतर कोण, ठीक। और एंगल O है, एंगल O इस तरफ भी होगा, इधर भी होगा, एंगल O बराबर होगा एंगल O के। ये किसकी वजह से होगा? शीर्षाभिमुख। करो इसको नोट डाउन। तो हमें जो प्रूव करना था, हमें दो ट्राइंगल्स को समरूप बताना था। किसको? PQO को समरूप बताना था। किसके? एंगल P किसके इक्वल आ रहा है? S के। S Q कहाँ पे आ रहा है? R के। O SR O के। SR O बोल सकते हो, हाँ SOR, बीच में O रख रहे हैं तो इधर भी O रख लेना। एंगल्स को हमेशा जब सिमिलरिटी रूल रख रहे हैं तो एंगल्स को एंगल के सामने ही रखना, ठीक है। जैसे मैंने P को S के बराबर रखा है, तो यहाँ पे आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल होगा, कौन सा वाला? PQO वाला,
ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल एस आर ओ। बस यही प्रूफ करना था हम लोग। और जस्ट उसके आगे लिखा हुआ है ए। ये जो हमने प्रूफ किया है ये किसके प्रूफ किया है, एंगल 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 प्रूफ। अब इसके आगे कल की क्लास में करेंगे। और जितना भी अभी पीछे पढ़ाया है वो सारा का सारा तुम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेना।